Good noon, everyone. In the last class, we have discussed capillary pressure, right? What is capillary pressure? In today's class, we are going to discuss its significance. So, what was the capillary pressure? Capillary pressure was basically the difference between the pressure of non-wetting phase minus the pressure of wetting phase. ठीक है, जो आपका नॉन वेटिंग फेज है उसका कितना प्रेशर है एंड वेटिंग फेज का कितना प्रेशर है, उन दोनों का प्रेशर का डिफरेंस इज द कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, कि जो आपका नॉन वेटिंग फेज है उसके पास इतना प्रेशर उसको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो वेटिंग फेज को रिप्लेस कर सके, यही उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये हम आज डिटेल में कवर करेंगे कि फिर इसको सैचुरेशन प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो देर आर बेसिकली 4 जोन्स आर देयर। ठीक है, जो कैपिलरी प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पे जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है या सैचुरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाटर है, डेंसिटी के कारण इट विल लाई ऑन द बॉटम, राइट, एंड जो ऑयल है इट विल लाई ऑन द मिडल ऑफ द जोन, एंड जो गैस है ये आपका टॉप पे रहेगा। ठीक है, टॉप जोन पे रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली कैपिलरी प्रेशर के बेसिस पे हमने इन जोन्स को इस तरीके से डिवाइड किया है। यहाँ पे जो है ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है, क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि वाटर के ऊपर ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ये सैचुरेशन में चेंजेस नहीं हो जाते कि जस्ट वाटर है और वाटर के जस्ट अबव आपका ऑयल स्टार्ट हो जा रहा है या ऑयल का कांटेक्ट की ऑयल आपका 100% सैचुरेशन में उस जोन में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो वाटर और ऑयल होता है उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बताऊंगी तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, आपका ऑयल का सैचुरेशन इंक्रीज होता जाता है और वाटर का सैचुरेशन है जो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो जो ऑयल का सैचुरेशन है वो कैपिलरी फोर्सेस की वजह से इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल क्या है आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड है। ठीक है, और जो वाटर है वो है वेटिंग फ्लूइड। ठीक है, तो आप ये जो थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ, लिसन टू दिस केयरफुली, राइट। तो जो आपके पोर्स होते हैं, ठीक है, जो वॉइड स्पेसेस होता है, पोर्स होता है, जो भी कैपिलरी ट्यूब्स होती है, हम ये मानते हैं कि जो ओरिजिनली थी वो ट्यूब्स या कैपिलरी ट्यूब्स या पोर स्पेसेस, that pore spaces was filled with water, right, कि वो जो पूरा जो कैपिलरी ट्यूब है या कैपिलरी स्पेसेस है वो वाटर से फिल्ड थी। तो वाटर क्या है यहाँ पे आपका वेटिंग फेज है, पूरा वाटर से फिल्ड है, मतलब 100% वाटर सैचुरेशन है। ठीक है, अब ऑयल आया। ठीक है, ऑयल ने उस कैपिलरी में एंटर करने की कोशिश करी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर को रिप्लेस करना पड़ेगा, वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। वो वाटर को पुश करेगा तभी वाटर वहां से आउट हो जाएगा और जो आपका ऑयल है उसका सैचुरेशन वहां पे उस कैपिलरी में इंक्रीज होता जाएगा। तो जब कोई ट्यूब है वो ऑलरेडी, जब जो कोई पोर स्पेसेस है कैपिलरी है आपकी, वो ऑलरेडी 100% वेटिंग फेज से सैचुरेटेड है। ठीक है, तो उसमें नॉन वेटिंग फ्लूइड को एंटर करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ता है, कुछ मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि वो उस कैपिलरी में एंटर हो जाए, जो आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन वेटिंग फ्लूइड है उसको हम ऑयल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रेशर को, जो मिनिमम प्रेशर वो लगाएगा, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ से भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम इन जोन्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, आपका WOC जो कि है वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट। ठीक है, वाटर के बाद ऑयल जोन आएगा जहां से ऑयल का जो है सैचुरेशन इंक्रीज होने लगेगा, जैसे ये आप देख रहे हो, इससे ऑयल का सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, वाटर का डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इससे पहले जो नीचे इससे वाटर होगा वो 100% वाटर सैचुरेशन में होगा, टोटल प्योरली वाटर होगा। इसके ऊपर आपका सैचुरेशन जो ट्रांजिशन जोन है वो शुरू होगा। ठीक है, ट्रांजिशन जोन में क्या होगा, वाटर और ऑयल, जो ऑयल का सैचुरेशन इंक्रीज होता जाएगा, वाटर का सैचुरेशन डिक्रीज होता जाएगा। इसको हम अभी ग्राफ से क्लियरली समझेंगे। उसके बाद में आपका प्योरली ऑयल जोन आएगा, इसमें आपका कॉनेट वाटर भी रहेगा। फिर इसी तरीके से आपका ऑयल और गैस के बीच में भी एक ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें ऑयल का सैचुरेशन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑयल का सैचुरेशन डिक्रीज होता जाएगा और गैस का सैचुरेशन है जो आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो जो जो आपका ऑयल और गैस के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको हम कहते हैं GOC, गैस ऑयल कॉन्टैक्ट। ठीक है, WOC वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट। WOC इज द मैक्सिमम डेप्थ एट विच
100% वाटर सैचुरेशन इज अवेलेबल, ठीक है। WOC है आपका मैक्सिमम डेप्थ। डेप्थ क्या है, हम ऐसे इस तरीके से नीचे जाएंगे, ये आपका डेप्थ है, नीचे नीचे जाएंगे तब हमें वाटर मिलेगा। तो दिस इज योर मैक्सिमम डेप्थ at which 100% water saturation is available, ठीक है। And GOC is your the minimum depth where we can find liquid saturation, 100% liquid saturation। लिक्विड में आपका ऑयल भी आएगा और वाटर भी आएगा, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पे सैचुरेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। FWL है आपका फ्री वाटर लेवल। ये जो आपका ये वाला जोन है, मतलब यहाँ जहाँ से फ्री जो आपका वाटर शुरू होगा उसको हम फ्री वाटर लेवल कहते हैं। जहाँ पे उसका 100% वाटर का सैचुरेशन रहता है उसको हम फ्री वाटर लेवल कहते हैं। और जब एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में जब आपका फेजेस चेंज हो रहा है, फ्लूइड चेंज हो रहा है, ठीक है, वेटिंग फेज से नॉन वेटिंग फेज में, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो इस ये आपका ग्राफ से भी अभी नेक्स्ट हम एक ग्राफ देखने वाले हैं, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये सैचुरेशन प्रोफाइल को एंड हाइट को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका जो वाई एक्सिस पे है वो हाइट है। इस हाइट को हम रिलेट कर सकते हैं कैपिलरी प्रेशर से। जैसे इस तरीके से हम ऊपर जा रहे हैं, हाइट इंक्रीज होता जा रहा है, मींस आपका कैपिलरी प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि जो आपका कैपिलरी प्रेशर और हमने हाइट के बीच में रिलेशन देखा था, ठीक है। जो आपका कैपिलरी प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा रो GH, ठीक है। हमने इसको फील्ड यूनिट्स में भी देखा था। मतलब जो कैपिलरी प्रेशर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइट। तो हम इस ग्राफ में जो हम अभी ग्राफ देख रहे हैं, कैपिलरी प्रेशर और हाइट को रिलेट कर सकते हैं कि वो इक्वली काम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका वाटर सैचुरेशन, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, वाटर सैचुरेशन आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही बॉटम की बात। बॉटम पे मैंने बोला कि जो फ्री वाटर लेवल है, मतलब 100% वाटर सैचुरेशन जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम अब जैसे जैसे मैंने बोल रही हूँ हाइट इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हाइट को ही हम कैपिलरी प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो हाइट को इंक्रीज होने के साथ आपका कैपिलरी प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज योर, यहाँ ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं WOC, वाटर ऑयल कॉन्टेक्ट। ये आपका जो मैक्सिमम डेप्थ होंगे जहां पे आपका फ्री वाटर जो वाटर का सैचुरेशन है वो 100% सैचुरेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है हमें इतना इस पॉइंट पे आने पर कुछ हाइट हुआ, इस हाइट के अलोंग जो प्रेशर निकलेगा, जो कैपिलरी प्रेशर आएगा, उतना ये मिनिमम प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा 100% सैचुरेशन से उसका सैचुरेशन रिड्यूस करने पे। मतलब यहाँ पे 100, इस पॉइंट पे जो वाटर का सैचुरेशन है वो 100% है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब आपका जो नॉन वेटिंग फ्लूइड है, जो कि ऑयल है, उसका प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, वो कैपिलरीज में फिल होता जा रहा है। मतलब जो नॉन वेटिंग फ्लूइड है उसका सैचुरेशन है आपका इंक्रीज होता जा रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब वाटर सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि इस पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे 100% वाटर सैचुरेशन था, ऑयल का सैचुरेशन हमने बोला 0। अगर हम यहाँ पे मिडिल में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमने लगभग माना कि जो वाटर का सैचुरेशन हो गया 50%, तो हमने बोला कि 50% फिर आपका ऑयल का सैचुरेशन है। फिर इस कर्व के अलोंग जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, वाटर का जो सैचुरेशन है, जो आप ये देख रहे हो, वाटर का सैचुरेशन इस कर्व के अलोंग हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है वाटर का सैचुरेशन। वाटर आपका रिप्लेस होता जा रहा है किससे, ऑयल से। ऑयल आपके वाटर को रिप्लेस कर दे रहा है, तो ऑयल का सैचुरेशन डिक्रीज होता जा रहा है। अब क्या होता है कि एक पॉइंट पहुंच जाएगा, उसके बाद में आपका जो वाटर है वो उस कैपिलरी से बाहर निकलना या मूव होना बंद हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये SWC से वो पॉइंट आ जाएगा कि ये इतना मिनिमम सैचुरेशन वाटर का रहेगा ही रहेगा। इसको हम कॉनेट वाटर सैचुरेशन भी कहते हैं, इरिड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इतना सैचुरेशन, ये जो आपका मिनिमम इतना सैचुरेशन तो रहेगा। इस सैचुरेशन के बाद जो आपका वाटर है वो इमोबाइल हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑयल जोन में जब हम जाए तो इसमें इतना परसेंट मान ले, जैसे SWC है, इसका वैल्यू 20% है, तो मतलब ऑयल जोन में जाने पे 20% तो आपका वाटर रहेगा और 80% है आपका ऑयल रहेगा, ठीक है। तो ये जो इनके इनके जो सैचुरेशन की प्रोफाइल है, मतलब जो सैचुरेशन है वाटर का डिक्रीज होता है, ऑयल का इंक्रीज होता जाता है, और इस पॉइंट के बाद ये SWC पे पहुंच जाएगा, तभी कांस्टेंट हो जाएगा वाटर का सैचुरेशन।
तो ये जो जोन, ये सैचुरेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं इस जोन में, जो 100% वाटर सैचुरेशन से जब वाटर पहुंचा आपका कॉर्नेट वाटर सैचुरेशन पे, उस जोन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, ठीक है। ऑयल और वाटर के बीच का ट्रांजिशन जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैचुरेशन प्रोफाइल, किस तरीके से हम इसको हाइट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रॉक कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। रॉक कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते जाएंगे अर्थ में, अंडरग्राउंड जाते जाएंगे, तो उसके ऊपर जो ओवरलाइंग फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का बर्डन इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो फॉर्मेशन जो ओवरलाइंग रॉक्स है या जो रॉक्स है या फॉर्मेशन है, उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, वो प्रेशर लगाते जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेशर लगा रहा है, जो ऊपर वाला जो फॉर्मेशन है या जो रॉक्स है, जो प्रेशर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अ रिजर्वायर thousands of feet underground is subjected to an overburden pressure caused by the weight of the overlying formation, ठीक है। ये जो ओवरबर्डन प्रेशर है वो क्यों लग रहा है, जो भी ओवरलाइंग फॉर्मेशंस हैं, जो रॉक्स हैं, स्ट्राटा है, ठीक है, वो जो भी वेट लगा रहे हैं, उनकी वेट की वजह से डेप्थ हमें, जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, वेट बढ़ता जा रहा है या प्रेशर जो लगा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरबर्डन प्रेशर है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ है, हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं सरफेस से, ठीक है, जैसे जैसे डाउनवर्ड लोकेशन पे जाएंगे आपका ओवरबर्डन प्रेशर है इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली जो मेन फैक्टर है वो डेप्थ ही है इसका, ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर का। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है, कैसा फॉर्मेशन है आपका। कंसोलिडेशन ऑफ द फॉर्मेशन, की फॉर्मेशन है वो कितना कंसोलिडेटेड है, टाइटली पैक्ड फॉर्मेशन है या लूजली बाउंड पैक्ड फॉर्मेशन है, किस तरीके का फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड द जियोलॉजिकल एज एंड द हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स, ठीक है, कि वो कौन से एनवायरमेंट में उस जो फॉर्मेशन है वो डेवलप हुआ है, ठीक है, उसका डिपोजिशन कैसा हुआ है, उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसा है, इन सब पे आपका ओवरबर्डन प्रेशर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन फैक्टर है जो कि ओवरबर्डन प्रेशर को अफेक्ट करता है, दैट इज योर डेप्थ, ठीक है। जनरली जो है ओवरबर्डन प्रेशर का डेप्थ के अलोंग अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो वो होता है 1 psi पर फुट, ठीक है। 1 psi पर फीट के अलोंग जो है आपका ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम डेप्थ के अलोंग डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे डाउनवर्ड पोजीशन में जाएंगे, डेप्थ आपका इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही आपका ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ओवरलाइन फॉर्मेशन की वजह से फॉर्मेशन जो आपका है ओवरबर्डन प्रेशर लगा रहा है। अब क्या होता है, ग्रेन्स के बीच में आपके फ्लूइड भी स्टोर्ड होता है, तो जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पोर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो ग्रेन्स है वो इफेक्टिवली, जो ग्रेन पार्टिकल्स है वो इफेक्टिवली है आपके कंसोलिडेटेड है, ठीक है, इफेक्टिवली कंसोलिडेटेड है, तो वो ओवरबर्डन प्रेशर है वो पोर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पोर प्रेशर है, पोर प्रेशर जो होगा, जो हमारा फ्लूइड है वो स्टोर्ड है ग्रेन्स के बीच में, जो वॉइड स्पेसेस है उसके बीच में जो फ्लो, जो हमारा फ्लूइड स्टोर है उसमें जो प्रेशर है उसको हम पोर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है वो पोर प्रेशर क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जो पोर प्रेशर, जो ओवरबर्डन प्रेशर है और इंटरनल पोर प्रेशर है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। जो आपका ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है माइनस जो आपका पोर प्रेशर है, मतलब जो आपका फ्लूइड स्टोर्ड है, उस दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस है वो आता है आपका इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, दोनों के प्रेशर का डिफरेंस। अब आप ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है, जैसे हमारे रिजर्वायर में ग्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड है वो स्टोर्ड है, ठीक है। अब फ्लूइड जो स्टोर है, अब क्या कर रहे हैं हमने प्रोडक्शन लेना शुरू किया, ठीक है। तो प्रोडक्शन के साथ साथ जो पोर प्रेशर था, जो फ्लूइड स्टोर था, फ्लूइड का वॉल्यूम भी रिड्यूस होता जा रहा है। तो फ्लूइड का वॉल्यूम रिड्यूस होता जा रहा है, तो फ्लूइड का जो प्रेशर था, जो जिसको हम पोर प्रेशर कह रहे हैं, वो भी टाइम के साथ क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो
जब जो हमारे ग्रेन्स थे, ग्रेन पार्टिकल्स थे, जैसे कि जैसे ये ग्रेन पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जैसे अगर राउंड में हम बोले ग्रेन पार्टिकल्स हैं, सॉरी ग्रेन पार्टिकल्स हैं, और इन ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी फ्लूइड है वो स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे ग्रेन पार्टिकल्स के बीच में आपका फ्लूइड है वो स्टोर्ड है। अब क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है उस जो फ्लूइड जिस प्रेशर पे स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं पोर प्रेशर, ठीक है। तो अब इनके बीच में फ्लूइड था, वो आपका स्टोर था, इसको हमने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो पोर प्रेशर था वो भी टाइम के साथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो पोर प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये पोर प्रेशर में डिक्रीज की वजह से जो ओवरऑल जो रॉक का बल्क वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पोर प्रेशर में डिक्रीज होने की वजह से जो आपका इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर क्या है, दोनों का प्रेशर डिफरेंस, ओवरबर्डन प्रेशर माइनस इंटरनल पोर प्रेशर। जब आपका पोर प्रेशर कम होता जा रहा है टाइम के साथ, तो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे इससे आपको पता चलेगा, ड्यूरिंग प्रेशर डिप्लेशन ऑपरेशन द इंटरनल पोर प्रेशर डिक्रीजेस एंड देयरफॉर द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे डिप्लेशन ऑपरेशन मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन लेते से हमें क्या होगा, पोर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ। तो पोर प्रेशर डिक्रीज होने के साथ क्या होगा, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो इंक्रीज होने के साथ क्या क्या इफेक्ट्स है वो क्रिएट करेगा, देयर आर बेसिकली टू इफेक्ट्स व्हिच विल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर विल क्रिएट, ठीक है। क्या इफेक्ट्स हैं, द बल्क वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर रॉक इज रिड्यूस्ड। क्या होगा कि अब आपका जो ऊपर से जो है ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ओवरलाइन फॉर्मेशन की वजह से इसमें कंप्लीटली ओवरबर्डन प्रेशर लगने लगेगा। अब यहाँ पे जो फ्लूइड था वो हमने प्रोड्यूस कर लिया, इसकी वजह से ये वाला जो स्पेस है वो खाली हो गया, ठीक है। ये स्पेस आपका जो पोर स्पेसेस थे वो वॉइड हो गया, तो आपका जो पोर वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे ये जो ग्रेन्स है इसको ये स्पेस प्रोवाइड हो गया, तो अगर ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जो ओवरबर्डन प्रेशर लग रहा है, तो क्या करेगा, इन ग्रेन्स को कॉम्पैक्ट कर देगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर देगा। और ये ग्रेन्स क्या करेंगे, इन ग्रेन्स को ये स्पेस मिल रहा है, तो ये ग्रेन्स हैं आपके एक्सपैंड भी हो सकते हैं। ये एक्सपैंड होने की वजह से भी आपका मैट्रिक्स का जो वॉल्यूम है, मतलब मैट्रिक्स का वॉल्यूम या ग्रेन का वॉल्यूम सेम बात है, ठीक है। तो ये ग्रेन्स है वो आपके एक्सपैंड होंगे, तो आपका जो ग्रेन का वॉल्यूम या मैट्रिक्स का वॉल्यूम है वो चेंज होगा, ठीक है। और जो ओवरऑल हम ओवर बल्क वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, जो ओवरऑल बल्क वॉल्यूम की बात करें, तो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ओवरबर्डन जो आपका प्रेशर लग रहा है, तो ये जो बल्क वॉल्यूम आपकी जो रॉक है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपकी ओवरऑल जो कंप्रेसिबिलिटी है वो वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनाज है वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप की कंप्रेसिबिलिटीज वर्क करेगी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि प्रेशर में आपकी वॉल्यूम के साथ कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट वन इज rock matrix compressibility, which is denoted by Cr. Second one is rock bulk compressibility, Cb, and third one is pore compressibility, ठीक है। rock matrix compressibility जो आपके ग्रेन वॉल्यूम्स है वो एक्सपैंड हो गए, क्योंकि आपका पोर प्रेशर है वो कम हो गया, तो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो बढ़ गया, तो जो ग्रेन्स के वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो गए, ठीक है। इसके एक्सपेंशन की वजह से, मतलब प्रेशर में चेंज की वजह से इसमें एक्सपेंशन हुआ है इसकी वॉल्यूम में, तो इसकी वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम कहते हैं रॉक मैट्रिक्स कंप्रेसिबिलिटी। अब रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि जो ओवरऑल जो रॉक है उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आया, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर में चेंजेस की वजह से आपका इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपकी रॉक है वो कॉम्पैक्ट होते जाएगी, मतलब ओवरऑल जो बल्क वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम कहते हैं रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पोर कंप्रेसिबिलिटी। आपका क्या हो गया, पोर, यहाँ पे जो फ्लूइड स्टोर था उसको हम पोर वॉल्यूम कहते हैं, तो फ्लूइड था वो आपका हमने प्रोड्यूस कर लिया, तो ये जो पोर स्पेसेस है वो वॉइड हो गए, तो इसकी वजह से जो आपका जो ग्रेन्स थे वो ग्रेन्स एक्सपैंड होना शुरू किया, एक्सपैंड होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो पोर वॉल्यूम था, जो वॉइड थे वो रिड्यूस हो जाएंगे,
तो आपका जो पोर वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो गया, इसकी वजह से जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या हो गई, पोर कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले द रॉक मैट्रिक्स कंप्रेसिबिलिटी, right? It is defined as the fractional change in volume of solid rock with unit change in pressure. ठीक है, ग्रेन्स के वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, डेल पी आर अपॉन डेल पी, मतलब प्रेशर में चेंज होने के साथ प्रेशर में चेंजेस होने के साथ आपका जो ग्रेन का वॉल्यूम है वो कितना चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक मैट्रिक्स कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सी आर इक्वल्स टू -1 अपॉन वी आर, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रेशर में इंक्रीज होने के साथ जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए सी आर इक्वल्स टू -1 अपॉन वी आर डेल वी आर अपॉन डेल पी। ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है, पीएसआई इनवर्स। ठीक है, पीएसआई इनवर्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इनवर्स, 1 अपॉन पीएसआई भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे जो वीआर है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट है आपका रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी। रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक विथ यूनिट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, कि जो आपका रॉक के बल्क वॉल्यूम में प्रेशर में चेंजेस के साथ रॉक के बल्क वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज डिफाइंड बाय CB is equals to -1 by VB। VB यहाँ पे क्या है, बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक। यहाँ पे हम रॉक मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो सॉलिड का वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पे हम बल्क वॉल्यूम ले रहे हैं। बल्क वॉल्यूम में सॉलिड्स का मतलब ग्रेन्स का वॉल्यूम भी आता है और पोर वॉल्यूम मतलब वॉइड जो स्पेसेस है जो पोर वॉल्यूम है वो भी आएगा। ठीक है, तो बल्क वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है प्रेशर के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक बल्क कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, एंड इट्स इसका जो यूनिट है दैट इज आल्सो पीएसआई इनवर्स, राइट। इसी तरीके से जो आपका है पोर कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, प्रेशर में चेंजेस के कारण जो आपका पोर वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय द पोर कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, the pore compressibility coefficient is defined as the fractional change in pore volume of the rock with a unit change। ठीक है, unit change in pressure, यहाँ पे प्रेशर आएगा, प्रेशर में चेंजेस के साथ जो पोर वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज हो रहा है, दैट इज योर पोर कंप्रेसिबिलिटी। हियर जो आपका हम प्रेशर ले रहे हैं वो आपका पोर प्रेशर है। ठीक है, एंड द VP इज देयर पोर वॉल्यूम। ठीक है, पोर वॉल्यूम मतलब वॉइड का कितना वॉल्यूम है जिसमें आपका फ्लूइड स्टोर हो सकता है, दैट इज योर पोर वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया आपका जो रॉक की कंप्रेसिबिलिटीज है वो कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नेट पे थिकनेस। ठीक है, व्हाट इज नेट पे थिकनेस, वेट अ मिनट, अब क्या होता है कि आपका जो रिजर्वायर का कुछ ही एरिया होता है, जैसे कि जो कि क्या होएगा, जो क्या होगा ऑयल की रिकवरी में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो नेट पे थिकनेस, यहाँ पे जो आप डेफिनेशन देख रहे हो, नेट पे इज दैट पार्ट ऑफ द रिजर्वायर थिकनेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू ऑयल रिकवरी। ठीक है, रिजर्वायर का वो पार्ट जो कि ऑयल रिकवरी में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नेट पे थिकनेस। ठीक है, बेसिकली दो टाइप की थिकनेस होती है, एक होती है नेट पे थिकनेस एंड एक होती है ग्रॉस पे थिकनेस। ठीक है, तो इससे आप इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे ये बॉटम में क्या है, वाटर है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप ग्रीन जो जोन देख रहे हो दैट इज योर ऑयल। अब इसके ऊपर एक फॉर्मेशन आ गया जो कि हम मान सकते हैं कि शेल फॉर्मेशन है, मान लिया शेल फॉर्मेशन है जो कि प्रोड्यूसेबल जोन नहीं है, इस जोन से कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर वापस आपका क्या है, ऑयल है। ठीक है, वापस अगेन आपका क्या आ गया, शेल फॉर्मेशन आ गया जो नॉन प्रोड्यूसिंग जोन है। अगेन आपका जो ग्रीन जोन है दैट इज योर ऑयल। अब ऑयल के ऊपर क्या है आपका गैस। ठीक है, वाटर ऑयल एंड गैस, ये तीनों आ गए। ठीक है, तो जब हम ओवरऑल टोटल रिजर्वायर की बात करेंगे, इसकी थिकनेस की बात करेंगे, जो आपको ये जो गैस से लेके जो वाटर तक का जो ये टोटल थिकनेस है दैट इज योर रिजर्वायर का थिकनेस। हम रिजर्वायर की बात करेंगे तो हम इस ओवरऑल थिकनेस की बात करते हैं। ठीक है, इस ओवरऑल थिकनेस की बात करेंगे, ये जो वाटर का जो बॉटम है यहाँ से लेके जो गैस का टॉप है यहाँ तक का जो टोटल थिकनेस है दैट इज रिजर्वायर थिकनेस। इस थिकनेस को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस पे थिकनेस कहते हैं। ठीक है,
ग्रॉस पे थिकनेस कहते हैं इस टोटल थिकनेस को। लेकिन अब इस पूरे रिजर्वायर का थिकनेस में सिर्फ जो ग्रीन जोन है, जो कि जिसमें क्या है आपका ऑयल है, वो ही पार्ट है जो कि क्या दे रहा है, ऑयल की रिकवरी में कंट्रीब्यूट करेगा। या हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली ऑयल को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द ऑयल ओनली। तो ऑयल जो जोन दे रहा है, जो जोन का थिकनेस है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ऑयल का जोन है एंड दिस इज योर ऑयल जोन। तो ये जो थिकनेसेस हैं, इन थिकनेसेस का हम एडिशन ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा नेट पे थिकनेस, कि इतना पार्ट है जो कि हमें क्या करेगा, ऑयल की रिकवरी देगा या ऑयल को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एंड जो आपका टोटल थिकनेस है, दिस इज योर ग्रॉस पे थिकनेस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेट पे थिकनेस एंड योर ग्रॉस पे थिकनेस, ठीक है। तो आपका जो ग्रॉस पे थिकनेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल बाउंड्रीज से कंफाइंड होता है, लाइक GOC your gas oil contact, WOC is your water oil contact and GWC is your gas water contact, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज होती है, इस तरीके से ये अफेक्ट करेगा इसको। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये हो गया नेट पे थिकनेस। अभी हमने रॉक की कंप्रेसिबिलिटी डिस्कस करी थी। वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर राइट नाउ। Ma'am, we will conclude here only. Next topic we will come in next class because there is lot of network problem facing. Okay, fine.